हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंजुगेट मॉलिक्यूल्स है। बहुत छोटा सा आसान सा टॉपिक है, हम स्टार्ट करते हैं। कंजुगेट मॉलिक्यूल्स एक्चुअली है क्या? हमने अब तक जो टॉपिक्स पढ़े हैं यही चैप्टर में कौन कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, प्रोटीन पढ़ा है, लिपिड पढ़ा है, न्यूक्लिक एसिड। तो इन चारों में से कोई भी आपस में कंबाइन हो जाए, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कंबाइन हो जाए या प्रोटीन लिपिड कंबाइन हो जाए, तो और कंबाइन होने के बाद एक यूनिट की तरह, एक सब्सटेंस की तरह एक्ट करें, तो क्या बन जाएगा? कंजुगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यही डेफिनेशन मेंशन है, कंजुगेट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन बायोमॉलिक्यूल, जो हमने अभी चार देखे, ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स कंबाइन केमिकली विद ईच अदर और एक्टिंग एज वन यूनिट। ठीक है, अब इनकी एग्जाम्पल इन्होंने आगे दी हुई है, वन बाय वन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है ग्लाइकोलिपिड, और इसको सेरेब्रोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका, ये जो दूसरे नाम है ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, ग्लाइको का मतलब जहाँ भी आया, जहाँ भी ग्लाइको आया वो होता है कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड तो मेंशन है, तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिल रहा होगा। ठीक है, देखें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड कंबाइन हो रहा है। और इसको सेरेब्रोसाइट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ब्रेन में भी कहाँ? ब्रेन के भी वाइट मैटर में। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखें, ब्रेन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। ब्रेन का जो बेसिक सेल है, ठीक है, जो न्यूरॉन है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि न्यूरॉन की एक होती है यहाँ पर सेल बॉडी। ये डिटेल में तो आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, मगर थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, आगे भी इनके नाम आ रहे हैं। न्यूरॉन की होती है सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी के बाद यहाँ ऊपर डेंड्राइट्स निकल रहे होते हैं, और नीचे एक होता है एक्सॉन। ठीक है, ये क्या करता है? डेंड्राइट जो ऊपर से सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव करता है, सेल बॉडी में जाता है सिग्नल, और एक्सॉन के ज़रिए सिग्नल जो है वो नीचे चला जाता है अगले न्यूरॉन के पास। और हमारे पास एक्सॉन में ये कुछ शीट मौजूद होती हैं, ऐसी कवरिंग, जो कि सिग्नल की स्पीड बढ़ाती हैं, जो कि सिग्नल आ रहे हैं उनकी स्पीड बढ़ाएंगी। इनको क्या कहते हैं? माइलिन शीट कहते हैं। ठीक है, माइलिन शीट कह रहे होते हैं। और ये जो हमारा ये वाला एरिया है, जो सेल बॉडी वाला एरिया है, ये क्या है? ये ग्रे अपीयरेंस दे रहा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रे मैटर। और जो एक्सॉन वाला एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं? वाइट मैटर। क्यों? क्योंकि इसका वाइट अपीयरेंस देता है, किसकी वजह से? ये माइलिन शीट की वजह से वाइट अपीयरेंस आ रही होती है। तो ये थोड़ी सी बेसिक मैंने आपको बता दी, आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं ये काम कहाँ प्रेजेंट है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वाइट मैटर और ब्रेन में प्रेजेंट है, तो वाइट मैटर कौन सा एरिया? ये एक्सॉन वाला एरिया। और एक्सॉन वाले एरिया में वाइट मैटर किस लिए कहते हैं? क्योंकि माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, तो ये वाइट मैटर माइलिन शीट में प्रेजेंट होता है। अच्छा, उसके बाद सारी मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होगा। इन्होंने मगर मेंशन किया इनर मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट, मगर सेल मेम्ब्रेन हो गई, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई, जितनी मेम्ब्रेन्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है ये। अच्छा, उसके बाद अगला है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब दोबारा कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन तो प्रोटीन ही है। इसका दूसरा नाम क्या है? म्यूकॉइड्स है। क्यों म्यूकॉइड्स है? कि हमारी बॉडी में जितने भी म्यूकस हैं, जितने भी कैविटीज़ हैं, जैसे नोज़ में म्यूकस होगा, उसके बाद हमारे एलिमेंट्री कनाल में, सही एसोफेगस में, हर जगह जो है म्यूकस मौजूद होगा। और म्यूकस का क्या फंक्शन होता है? एक लुब्रिकेंट की तरह करता है, और भी बहुत सारे फंक्शन है इसके। ठीक है, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, मगर म्यूकस जहाँ जहाँ भी प्रेजेंट होगा वहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होगा। मतलब क्या कि ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो म्यूकस को बना रहा है। आप ऐसा समझ लें कि ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो म्यूकस को बना रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? म्यूकॉइड्स भी कहते हैं। यही मेंशन है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से मिलकर बना है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी कौन से? ओलिगो और पॉलीसेकेराइड, मतलब जो बड़े यूनिट्स हैं कार्बोहाइड्रेट में पढ़ चुके हैं। ओलिगो क्या होता है, पॉलीसेकेराइड क्या होता है? ओलिगो 2 से 10 यूनिट वाले होते हैं, 2 से 10 यूनिट वाले, और पॉली जो है बहुत ज़्यादा, जब यूनिट्स मिल जाते हैं, मोनोसेकेराइड बहुत मिलते हैं, तो पॉलीसेकेराइड बन जाते हैं। ये जब मिलेंगे ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड प्रोटीन के साथ, तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, उसके बाद आगे फंक्शन बताया मैं। क्या फंक्शन है? कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जैसे सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। जैसे अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनमें कुछ प्रोटीन्स होंगी, ऐसे पूरी सेल मेम्ब्रेन में बेड हुई होंगी, वो ट्रांसपोर्ट करी होती हैं चीज़ों को बाहर से अंदर, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में मौजूद होंगे। उसके बाद रिसेप्टर क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हो, कोई भी स्टिमुलस हो, उसको रिसीव करने वाला क्या होता है? रिसेप्टर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कैसे वो लाइट से दूर जाते हैं, ठीक है, वो कैसे अब इसको डिटेक्ट करेंगे? तो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं और वो दूर जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं, बस आप अभी फ़िलहाल इतना याद रख लें कि कोई भी चेंज इन इन्वायरमेंट को रिसीव जो चीज़ करती है वो क्या कहलाती है? रिसेप्टर कहलाती है। उसके बाद एंटीजन और ब्लड ग्रुप, मतलब क्या कि अगर हमारा ये सेल है, मैं यहाँ बनाता हूँ, नीचे थोड़ा बनाता हूँ, इसको मिटा देते हैं, बल्कि यही बना देता हूँ। अगर हमारा ये सेल है, ठीक है, अगर आप ये समझें कि ब्लड सेल है, और ब्लड सेल पे मौजूद होते हैं एंटीजन, जैसे ये एंटीजन है, हम जो कहते हैं ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, तो अगर एक एंटीजन मौजूद होगा तो ए ब्लड ग्रुप कहलाएगा, अगर बी का मौजूद होगा तो बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा, अगर दोनों मौजूद होंगे तो ए बी कहलाएगा, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? ओ ब्लड ग्रुप। तो एंटीजन और ब्लड ग्रुप भी क्या है? ये भी ग्लाइकोप्रोटीन्स के ही एग्जाम्पल है। उसके बाद कहाँ मौजूद होता है? एग एल्ब्यूमिन में भी मौजूद होता है, ठीक है, और गोनाडोट्रोपिन्स में। गोनाडोट्रोपिन्स क्या है? एक्चुअली हार्मोन्स हैं जो कि
रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मौजूद होते हैं, जैसे टेस्टिस और ओवरी में मौजूद होंगे, और कौन कौन से होते हैं, इन दो होते हैं, FSH और LH। ये सारी डिटेल तो आप सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, मगर फिलहाल आप याद रख लें कि FSH LH क्या है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन से। ठीक है। अगला है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या है, नाम ही बता रहे हैं, लिपिड और प्रोटीन मिलेंगे, तो लिपिड और प्रोटीन इसमें मिलेंगे, ये मेंशन है। उसके बाद दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स इन प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। क्यों? देखें, लिपिड जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और हमारा ब्लड जो है वो 70% वाटर है, तो लिपिड जब सॉल्युबल नहीं है वाटर में, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? तो प्रोटीन्स, मेजर प्रोटीन होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर लिपिड का मॉलिक्यूल है, तो ये प्रोटीन्स मौजूद होंगी ऐसे, और इसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रही होंगी। और अगला क्या है, सारी मेम्ब्रेन्स में मौजूद होगा। इन्होंने मेम्ब्रेन्स अलग अलग मेंशन की हुई है, मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, न्यूक्लियस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में भी मौजूद होगा। उसके बाद क्या है, एग यॉक में भी मौजूद होगा, और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में भी मौजूद है, तो सारे एरिया से जहाँ मौजूद है। उसके बाद लास्ट है न्यूक्लियर प्रोटीन। न्यूक्लियर प्रोटीन ये वर्ड ही बता रहा है कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिले होंगे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, और यही मेंशन है कि बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन का मतलब क्या कि एक तो प्रोटीन के ऊपर आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज होता है, आप प्रोटीन से याद रख लें कि P फॉर प्रोटीन और P फॉर पॉजिटिव, और न्यूक्लिक एसिड पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये छोटी सी बात मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, यह थोड़ा सा आपको जो है कॉन्सेप्ट और क्लियर करेगी कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन का और नेगेटिव चार्ज न्यूक्लिक एसिड का आपस में मिलते हैं। बेसिक प्रोटीन जब पॉजिटिव चार्ज होगा बेसिक होगी, और न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो नेगेटिव चार्ज है, और ये एसिडिक होती है। एसिड वर्ड ही आ रहा है न्यूक्लिक एसिड में, तो एसिडिक होगी, दूसरी चीज़ बेसिक होगी, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होनी चाहिए। बेसिक क्या, थोड़ा चलो मैं आपको और बता देता हूँ। बेसिक क्या चीज़ होती है एक्चुअली, जो OH रिलीज़ करे जो बेसिक कहलाती है, और जो H रिलीज़ करे वो क्या कहलाती है, वो एसिडिक कहलाती है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। उन्होंने आगे ये बताया है कि दे आर द मेन कंपोनेंट ऑफ क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। देखिए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम एक्चुअली एक ही चीज़ है। क्रोमैटिन जो है, जो नॉन डिवाइडिंग सेल में मौजूद होता है, वो खुला हुआ स्ट्रक्चर होता है, और कंडेंस हो जाता है जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, तो क्रोमोसोम बन जाता है। ये आप सेल डिवीजन में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। और उसके बाद राइबोसोम में मौजूद होता है। राइबोसोम एक्चुअली किससे बना हुआ होता है? राइबोसोम सेल के चैप्टर में जो है, राइबोसोम में दो चीज़ें होती हैं, एक RNA मौजूद होता है, और दूसरा मौजूद होता है प्रोटीन। RNA क्या है एक्चुअली, हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लिक एसिड में, ये एक न्यूक्लिक एसिड है और ये प्रोटीन है, तो यही इसकी कॉम्पोजिशन है न्यूक्लियर प्रोटीन की। एक न्यूक्लिक एसिड होता है, एक प्रोटीन होता है।